हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका नॉलेज विद किरण में। आज एक नए वीडियो के साथ आज हम यहाँ पे सीटेट 2022 में जो 29 दिसंबर को पेपर हुआ था सीडीपी का, वह डिस्कस करेंगे। यह हमारा पार्ट 2 है। इस पे हम बचे हुए 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने पहले के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे वीडियो है, जाइए और ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। हमारा पहला सवाल है, एक ऐसा समावेशी वातावरण बनाने के लिए जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेश से आने वाले विद्यार्थियों का सफल रूप से समावेशन किया जा सके, निम्न में से किसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देखिए, समावेशी कक्षा है यानी जहाँ विभिन्न अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं और उनको एक साथ पढ़ाना है। तो वहाँ पे जो आप बच्चे एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट कर सके, उनका सफल समावेशन हो सके, आप किसे बढ़ावा देंगे। ऑप्शन देखिए, विविधता के प्रति सम्मान, बिल्कुल सही है। बच्चे अलग अलग जगह से आ रहे हैं तो उनमें भिन्नता है ना, आपको उनका सम्मान करना है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति उदासीनता, देखिए हर बच्चे के अपने अलग अलग गुण हैं, तो आप उनको जो उनमें जो विभिन्नता है ना, आपको उनका सम्मान करना है। आप उनके प्रति उदासीन नहीं हो सकते, तो ये हमारा रॉन्ग हुआ। प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य पर केंद्रित, ये भी हमारा रॉन्ग हुआ। ऐसा नहीं है कि बस हमें उन्हीं लक्ष्य को पूरा करना है जिन्हें हम प्रदर्शित करें, जिनसे हमें नाम मिले, है कि नहीं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हुआ। लचीला पाठ्यक्रम, देखिए पाठ्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। बच्चों के समय के अनुसार, दिमाग के अनुसार पाठ्यक्रम को चेंज होते रहना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए और डी यानी ए और डी 4 नंबर हमारा सही जवाब है। यहाँ पे देखिए हमारा 2 नंबर सवाल है, डिस्प्रेक्सिया सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है। डिस्प्रेक्सिया किस क्षेत्र को प्रभावित करता है। सामाजिक संबंध, शारीरिक सामंजस्य, भावनात्मक नियमन या फिर सूचना संग्रहण। देखिए डिस्प्रेक्सिया क्या है, उसमें बच्चों को शरीर से जुड़े हुए प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उनका फिजिकल बैलेंस ठीक नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे हमारा बी है, शारीरिक सामंजस्य सही जवाब होगा। 3rd नंबर सवाल है, एक समावेशित कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किससे बचना चाहिए, यानी क्या नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे नेगेटिव को हमें खोजना है, ठीक है, आपको सवाल ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पे हमें नेगेटिव को खोजना है। क्या है, देखिए एक समावेशित कक्षा जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो हमें कक्षा में समावेशन करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो कैसे है, वो आँखों में उनके प्रॉब्लम है, ठीक है, आँख से वो देखने में प्रॉब्लम है। ये देखिए फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थानों में और कक्षा व्यवस्था में जल्दी जल्दी परिवर्तन करना। देखिए अगर बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है तो आप फर्नीचर या अन्य फिजिकल जो वस्तु है उसको ऐसा नहीं है ना जल्दी जल्दी चेंज करेंगे, क्योंकि इससे बच्चों को तो बहुत प्रॉब्लम होगा, उनके सीटिंग अरेंजमेंट या फिर हर चीज़ में उनको प्रॉब्लम होगा। तो हमें यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट हम आगे के ऑप्शन को देखेंगे। स्वर की स्पष्टता के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग करना, बिल्कुल सही है। अगर बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है तो साउंड के द्वारा पढ़ेंगे ना, तो हमें माइक्रोफोन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मल्टीमीडिया शिक्षण का प्रयोग जरूर करना चाहिए। स्पर्शनीय सहायक सामग्री का प्रयोग, बच्चों को अगर देखने में प्रयोग है तो टचवुड टीचिंग मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों को टच करके पढ़ने में आराम मिले या फिर उनका पढ़ाई जो है रुके नहीं, वो पढ़े, आराम से पढ़े। तो यहाँ पे हमारा डी भी सही होगा। बट यहाँ पे पूछा है नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारा ये जवाब जो सही होगा कि हमें फर्नीचर या अन्य भौतिक वस्तुओं को ऐसा नहीं कि हमेशा चेंज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा 4 नंबर सवाल है, स्वलीनता से जुड़े विद्यार्थी के लिए कौन सा कथन सही है। स्वलीनता यानी ऑटिज्म। देखिए उनके संप्रेषण कौशल अग्रिम स्तर के होते हैं, ऐसा नहीं है। स्वलीनता से जुड़े बच्चे क्या है, बहुमुखी नहीं होंगे, अंतर्मुखी होंगे। अगर वो किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे, तो उनका संप्रेषण कौशल अच्छा नहीं हो सकता। उनके सामाजिक रिश्ते अद्भुत रूप से अच्छे होते हैं, ये भी रॉन्ग है। उनके सामाजिक रिश्ते अच्छे नहीं होते क्योंकि बहुमुखी नहीं हैं, वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें अपनी दिनचर्या में निरंतर बदलाव की इच्छा होती है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये एक बीमारी है ना, स्वलीनता एक बीमारी है, तो वो बस फिक्स रहते हैं, बस उठे, खाए, सोए, पढ़े या जो भी कार्य फिक्स है, कोई चेंज नहीं है। देखिए डी, उनमें सांवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदना होती है। देखिए ये सही है, क्यों, उनके इमोशन इतने हाई होते हैं ना कि अपने इमोशन से जुड़े कोई भी चीज़ के प्रति, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यही उनके इस बीमारी का कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर में हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सा एक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता है।
कैसा है विद्यार्थी? प्रतिभाशाली। आसान कार्य को चुनने की प्रवृत्ति, धीमी समझ, सोच में सटीकता की ओर झुकाव, जिज्ञासा में कमी। देखिए क्या पूछा है, उनकी विशेषता क्या है। तो ऐसा नहीं है ना कि प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो आसान कार्य चुनेंगे, ऐसा भी नहीं है। उनकी समझ धीमी बिल्कुल नहीं होगी, जिज्ञासा में कमी भी नहीं होगी, वो जिज्ञासु होंगे। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। क्यों? सोच में सटीकता की ओर झुकाव, यानी हर प्रॉब्लम में या फिर हर सिचुएशन में वो जो है सही की ओर झुकेंगे, उनका निर्णय हमेशा सही होगा। देखिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, प्राथमिक कक्षाओं में एक सम प्रत्यय को पढ़ाते हुए अध्यापक को अध्यापन अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए किस क्रम का चुनाव करना चाहिए। देखिए किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है तो उसको अपने अध्यापन अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करना है, तो उसे किस क्रम का चुनाव करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, पहले वस्तुओं के चित्र फिर मूर्त वस्तुएं प्रदान करें, पहले चिन्ह फिर वस्तु के चित्र प्रस्तुत करना, पहले मूर्त वस्तुएं फिर वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करना, या फिर पहले चिन्ह फिर मूर्त वस्तुएं प्रस्तुत करना है। देखिए आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ELPS। अगर आपको याद रहेगा तो इसी के बेस पे आप सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ई से क्या होगा, एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज़ को फिजिकल लेके पढ़ाना है प्रैक्टिकल में, फिर उसको भाषा के द्वारा पढ़ाना है, फिर P से पिक्चर के द्वारा पढ़ाना है, फिर S से सिंबल यानी संकेत के द्वारा पढ़ाना है। तो सबसे पहले रियल ऑब्जेक्ट दिखाना है, फिर लैंग्वेज, फिर पिक्चर, फिर सिंबल यानी चित्र। तो देखिए ऐसा नहीं है ना कि सबसे पहले हम चित्र दिखा रहे हैं यहाँ पे, नहीं, तो ये रॉन्ग हुआ। यहाँ पे भी पहले चिन्ह बोला है जबकि चिन्ह सबसे एंड में आएगा, ये भी रॉन्ग हुआ। पहले मूर्त वस्तुएं फिर वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करना। देखिए यहाँ पे सही बोला है कि पहले वस्तुओं यानी पहले रियल वस्तुओं को दिखाया जाएगा, फिर उसके पिक्चर दिखाए जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे थर्ड जवाब सही होगा। अगला ऑप्शन देखिए, पहले चिन्ह फिर मूर्त वस्तुएं प्रदान करना, ऐसा नहीं है ना, पहले रियल ऑब्जेक्ट दिखाना है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हुआ सही जवाब। यहाँ पे हमारा अगला सवाल है, विद्यार्थियों की अधिगम में संलग्नता को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से किसे महत्व नहीं देना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, किसे महत्व नहीं देना है, यानी नेगेटिव वाला आपको खोजना है। बच्चों को अधिगम में इन्वॉल्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑप्शन देखिए, विषय वस्तु की प्रासंगिकता। देखिए विषय वस्तु की प्रासंगिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, देखिए बच्चों के बीच कंपटीशन को कभी महत्व नहीं देना है। तो हमारा यहाँ पे यही सही जवाब होगा। वैसे तो ये रॉन्ग है, नेगेटिव है, बट क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है इसलिए यहाँ पे ये सही होगा। आगे देखिए, सहपाठी सहभागिता, ये भी ज़रूरी है कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिल बांट के सीखेंगे आपसी सहयोग के द्वारा। जानकारी का संदर्भ, जो वो सीख रहे हैं उस संदर्भ में उनको जानकारी होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ये हमारा सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, निम्न में से किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण अपने आसपास से अंतःक्रियाओं द्वारा नए ज्ञान के सर्जन में सक्षम है। देखिए क्या बोला गया है, अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी सक्रिय प्राणी है और अन्वेषण यानी खोज के द्वारा हुआ सीख रहे हैं नए ज्ञान को। ठीक है, रचनावादी, मनोविश्लेषणवादी, व्यवहारवादी, प्रकार्यवादी। तो देखिए इसका जवाब भी ऑप्शन है रचनावादी। रचनावाद में ही बोला गया है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं और जो कुछ सीखेंगे अपने अन्वेषण से खोज के द्वारा सीखेंगे और नए ज्ञान का निर्माण करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी युक्ति अधिगम को सुसाधित नहीं करती। यहाँ पे भी हमें नेगेटिव वाला चुनना है जो हमारे लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अनुमान लगाना, देखिए अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे अनुमान के द्वारा सीखते हैं। संप्रत्यय प्रतिचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग भी जरूरी है। प्रकार्यात्मक स्थिरता, देखिए जो कार्य है ना वो फिक्स नहीं होना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए। तो यही जो है हमारे अधिगम को सुसाधित नहीं करती, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, गैर उदाहरण निर्मित करना, यानी हमारे जो उदाहरण है उसके हट के कुछ और भी उदाहरण देना, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। विभिन्न प्रकार के विधि द्वारा, विभिन्न प्रकार के उदाहरणों द्वारा बच्चों को सिखाना। तो यहाँ पे पूछा है नहीं, नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब होगा। यहाँ पे देखिए हमारा 10 नंबर सवाल है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों को सुसाधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए समस्या समाधान कौशलों को सुसाधित करना है, एक टीचर को क्या करना चाहिए।
साथियों को अनुमान स्व शोध प्रणाली के इस्तेमाल पे हतोत्साहित करें। देखिए, हमें बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है जहाँ वो अनुमान लगाए, शोध प्रणाली करे, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है। तो ये रॉन्ग हुआ। विद्यार्थियों को विभिन्न संभावित समाधान को खोजने के लिए प्रोत्साहित करें, यह हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ भी आपको देखिए बच्चों को अवसर दिया जा रहा है, ठीक है, वो जवाब हमेशा सही होगा। यहाँ पे क्या है, वो स्वयं से खोजेंगे और सीखेंगे। बट फिर भी हम अगला ऑप्शन भी देखेंगे। जरूरी स्कीमा को सक्रिय करने के लिए पार प्रदान न करें। देखिए, ये रॉन्ग है। क्यों? बच्चों को जहाँ हेल्प की ज़रूरत हो वहाँ उन्हें सहायता जरूर देनी चाहिए। डी में देखिए, विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रिया पे प्रतिबिंबित करने का अवसर ना प्रदान करें। देखिए, यहाँ पे अवसर ना देने की बात कही गई है, और जहाँ ये दिखे कि अवसर नहीं दिया जा रहा है, हतोत्साहित कर दिया जा रहा है, वो हमेशा ही रॉन्ग होगा। बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यहाँ पे हमारा 11 नंबर सवाल है। जल के स्रोतों के बारे में पूछे जाने पे 6 वर्षीय सीमा नल को सबसे बड़ा जल स्रोत मानने का हट करती है। जल स्रोत के बारे में उसकी वैकल्पिक धारणा। देखिए, यहाँ पे उसकी वैकल्पिक धारणा पूछी गई है। क्या बोला है? 6 वर्षीय सीमा नल को ही सबसे बड़ा जल का स्रोत मान रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, निहायत त्रुटिपूर्ण है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वह त्रुटि के काबिल है। क्यों? उसने जो जाना अपना अनुभव शेयर किया, और बच्चे के अनुभव को मानना है, उसका सम्मान करना है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हुआ। बी में देखिए, का कोई आधार नहीं है, पूरी तरह तर्कहीन है। ऐसा नहीं है, बच्चा जो भी बोला है उसको सुनना है। ऐसा नहीं है कि उसका आधार नहीं है, ये भी रॉन्ग हुआ। उसके अनुभव के आधार पे बने सरल सिद्धांत को दर्शाती है। देखिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि सीमा ने अभी तक नल को ही सबसे बड़ा जल स्रोत के रूप में देखा है, तो वो अपने अनुभव के आधार पे वो बोल रही है। तो यहाँ पे बच्चे के अनुभव जो होंगे रियल जीवन के, उसको कभी भी हम नकार नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड सही जवाब होगा। डी को देखिए, अध्यापक द्वारा सीधे रूप से बिना चर्चा के नकार देना चाहिए। देखिए, एक टीचर को कभी भी बच्चों को नकारना नहीं है। बच्चा चाहे सही हो या गलत, टीचर को उसको क्लियर करना है, सारे डाउट को क्लियर करना है, नकारना नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड जो है सही जवाब है। देखिए, 12 नंबर सवाल है। अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, सहायक माहौल बनाना है यानी पॉजिटिव माहौल बनाना है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? कठोरता से समय सारणी का पालन करना चाहिए और दिनचर्या में लचीलापन को टालना चाहिए। देखिए, कठोर वर्ड एक नेगेटिव है, और आपका नेगेटिव वर्ड कभी सही होगा नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए ऐसे ही रॉन्ग होगा। बाकी यहाँ पे बोला है लचीलापन को टालना है। देखिए, ऐसा नहीं है, दिनचर्या में या फिर पाठ्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग हुआ। बी में देखिए, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को जानना चाहिए और उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए। देखिए, ये पॉजिटिव है। बाकी हम आगे के ऑप्शन को देखेंगे। विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देने से बचना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है ना कि बच्चों को अपने विचार, अपनी भावनाओं को प्रकट करने से रोकना चाहिए, ये भी रॉन्ग हुआ। संकल्पना की समझ के बजाय व्यवहार के अनुकूलन पक्ष पर बल देना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है ना कि हमें बस बच्चों को रटना सिखाना है, अनुकूल करना है, नहीं, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ होना चाहिए। तो ये भी हमारा रॉन्ग हुआ। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब है कि बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को जानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे अगला सवाल है। अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे नहीं है यानी नेगेटिव वाला चुनना है हमें। देखिए, अधिगम ज्ञान सर्जन की एक सक्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। कि अधिगम एक एक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे बच्चों को एक्टिव सक्रिय रह के सीखना है, बिल्कुल सही है। अधिगम हेतु विद्यार्थियों में कुछ स्तर की तत्परता होनी आवश्यक है। देखिए, उन लोगों में जो है क्या है, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी बच्चे कोई भी चीज़ सीखेंगे। अगर वो जिज्ञासु नहीं रहेंगे, तत्पर नहीं रहेंगे, वो कोई चीज़ नहीं सीख पाएंगे, ये भी सही होगा। सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है। देखिए, ये रॉन्ग है। समाज का जो आपसी मेल है, पारस्परिकता है, उसका भी अधिगम में मेल है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है यही जो है रॉन्ग है, और क्वेश्चन में रॉन्ग पूछा है, इसीलिए हमारा यही सही जवाब होगा। बाकी ऑप्शन डी देखिए, अधिगम प्रभावशाली होता है अगर वो अधिगमकर्ता के सक्रिय भागीदारी द्वारा ग्रहण किया जाता है, ये भी पॉजिटिव है ना। तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है सही जवाब है। देखिए, यहाँ पे 14 नंबर सवाल है अभिकथन और कारण का। ये सवाल देखने में आपको कठिन लगेगा, बट ऐसा है नहीं, बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखिए, कथन दिया हुआ है,
अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। ये कथन था। अब इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, भाव, अभिप्रेरणा और संज्ञान जटिल रूप से जुड़े होते हैं। देखिए, अगर कथन है तो उसके पीछे जो कारण है ना, वो भी सही होना चाहिए। ठीक है, मैच होना चाहिए। तो एक ट्रिक है, आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? अभिकथन के बाद क्योंकि लगाने के बाद पढ़ेंगे, और अगर मैच होगा तब आपका कथन भी सही होगा और कारण भी सही होगा। चलिए अब पढ़ेंगे। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि भाव, अभिप्रेरणा और संज्ञान जटिल रूप से जुड़े होते हैं। देखिए, है कि नहीं? उनको, बच्चों को इमोशन को ध्यान में रखना होगा। क्यों? वो भी बच्चों के संज्ञान से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ने के बाद मालूम हुआ ना, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। जी, ये यानी कथन सही है और जो कारण है ना, वह एक ही सही व्याख्या करता है। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आगे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, यहाँ पे अगला सवाल है, आखिरी सवाल। अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए अधिगम किस तरह का लक्ष्य अभिविन्यास दर्शाता है? देखिए, अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करना है तो अधिगम कैसा लक्ष्य दर्शा रहा है? महारत अभिगमन, महारत परिहार, प्रदर्शन अभिगमन या फिर प्रदर्शन परिहार। तो यहाँ पे अपने सहपाठियों से वह जो है बेटर प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा प्रदर्शन परिहार। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। चैनल पे बने रहिए और भी प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।